आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अब से कुछ ही घंटों में हम 2026 यानी कि नए साल का आगाज होने जा रहा है, उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन देश भर में जो घटित हो रहा है, जो हो रहा है, क्या वाकई में हम खुशदिली से, खुली बाहों से उस आने वाले साल का क्या हम इस्तकबाल या स्वागत करेंगे? मैं कहना तो ये चाहती थी कि आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आने वाला साल हमारा बेहतर रहे। 2025 में हमने क्या पाया, एक देश के तौर पर क्या हमारा विकास हुआ, इंटरनेशनल पटल पर हमारी क्या इमेज बनी, कैसे हमारे दूसरे देशों के सामने हमारा दबदबा हुआ, हमारे जो हमने वादे किए थे जनता के साथ, सरकार ने उससे को लेकर वो कहां तक पहुंची है, इस सब के बारे में मैं बात करूं और आने वाले जो नया साल है उसको लेकर एक पॉजिटिव पिक्चर आपके सामने पेश करूं और 2025 की एक पॉजिटिव पिक्चर आपके सामने लेकर आऊं। लेकिन देश में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से हो रहा है और जहां आकर अब हम खड़े हो गए हैं, और इससे और ज्यादा ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में इससे और नीचे हम जाते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें वह बहुत खुशखबरी वाली खबरें तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूं। आपने देखा कि कैसे लगातार 12 साल से जो धर्म के नाम पर जो उन्माद पैदा किया जा रहा है, जो फैलाया जा रहा है, अलग अलग हर गली नुक्कड़ पर हिंदुत्ववादी संगठन अलग अलग नाम से जो पैदा हो रहे हैं या पैदा कराए जा रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, वो अब चरम पर आ चुका है। हमने न्यू ईयर पर देखा कि कैसे पूरे देश भर में तांडव मचा और उसके बाद इसने इंटरनेशनल हेडलाइंस को बटोरा और पूरे दुनिया में एक तरह से हमारी इसको लेकर बदनामी हुई। फिर अब हम देख रहे हैं कि लगातार कैसे गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर तलवारें बांटी जा रही हैं धर्म की रक्षा के नाम पर। हमने देखा कि कैसे स्कूलों में आज ही की मैं एक वीडियो देख रही थी जहां पर अमरोहा में मर्द जो कि हिंदू बताए जा रहे हैं कि और उस स्कूल में पढ़ने वाले, उन्होंने बाकायदा तौर पर बुर्खा उन्होंने पहना और जो धुरंधर फिल्म अभी आई है जिसका एक गाना बहुत फेमस हो रहा है उस पर नाचते हुए जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो बुर्खा पहनती हैं उनको एक तरह से मॉक किया। जब ये तलवारें बट रही थी उसके बाद हमने देखा कि गिरफ्तारियां हुई हैं, एफआईआर जो है वो दर्ज की गई हैं। उसके फौरन बाद कुख्यात यति नरसिंहानंद जो है वो अपने एक साथी के साथ वीडियो बनाता है, जो वीडियो पूरी तरीके से वायरल है, जिसमें वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि तलवारों से कुछ नहीं होगा बल्कि आईसिस की तरह आत्मघाती दस्ते हमें बनाने होंगे। ये आतंकवाद नहीं है तो फिर क्या है? ये लोग कैसे खुले और छुट्टे घूम रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो देश के सामने पैदा हो गया है। क्या लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है देश में? क्या इन लोगों को कानून का, पुलिस का, अदालतों का कोई डर नहीं रह गया है? आखिर इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है और कैसे हो रही है लगातार कि इस तरह की घृणा, इस तरह की एक तरह से सिविल वॉर की तरफ ये लोग ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, खुले तौर पर जिस तरह से ये लोग घूम रहे हैं, वो कई तरह के सवाल पैदा कर रहे हैं। लगातार इस तरह की अनगिनत वीडियो हैं जो आपको सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल जाएंगी, जिनका जिक्र मैं यहाँ पर नहीं, जिनको दिखाना मैं यहाँ पर नहीं चाहती हूँ। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इंदौर जिसको क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है, वहां पर कंटेमिनेटेड प्रदूषित पानी की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, लगातार अस्पतालों में भर्ती हैं और लोग वहां पर मर रहे हैं। ये 2025 है और 26 में हम एंटर हो रहे हैं। यह है हमारे देश की तस्वीर, जहां पर विकसित भारत 2027 के आपको हसीन ख्वाब दिखाए जाते हैं और आपको ये बताया जाता है कि हम देखिए किस तरह से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु हम बन रहे हैं और डंका बज रहा है पूरे देश में। और पहले कहा जाता था कि अरे भाई तू क्या है, और आज हम कहते हैं कि हमारी तरफ देखो। इस तरह की तमाम खबरें आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और मीडिया का जो एक धड़ा है जो लगातार सत्ता के आगे नतमस्तक है वो आपको दिखाता रहा है। तो एक तस्वीर ये है। दूसरा आप ये देखिए कि अमेरिका के बाद ऑपरेशन सिंदूर की जब हम बात कर रहे हैं तो लगभग 65 बार अब तक ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता की ट्रंप ने ये वो बात लगातार कहते रहे हैं। और अब चीन ने ये कहा है, जिसको लेकर जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया है, उन्होंने ये कहा है कि अब चीन के विदेश मंत्री ने ये सीधे तौर पर ये कहा है, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत असल में चीन का सामना कर रहा था और उससे लड़ रहा था, क्योंकि चीन निर्णायक रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के चीन के दावे चिंताजनक हैं।
सिर्फ इसलिए नहीं कि वो देश की जनता को अब तक बताई गई बातों के उलट हैं, बल्कि इसलिए भी कि वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक बनाते प्रतीत होते हैं। इस दावे को चीन के साथ हमारे संबंधों के संदर्भ में भी समझा जाना चाहिए। हमने चीन के साथ फिर से बातचीत शुरू की है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये बातचीत चीन की शर्तों पर हो रही है। ये यहाँ पर कहना है क्योंकि चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से दावा किया गया है कि मध्यस्थता उनकी तरफ से भी की गई, और ये भी कहा गया सेना की तरफ से कि जब ये मध्यस्थता हुई तो और जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चीन दरअसल पाकिस्तान के साथ खड़ा था, उसे मदद मुहैया करा रहा था। तो आप देखिए कि विदेश नीति भी हमारी कहां पहुंच गई है और किस तरह से हमारी आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बात जयराम रमेश कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज इन्हीं सब पर मैं चर्चा करूंगी, इन्हीं सब पर मैं बात करूंगी कि 2025 से 2026 में जब हम दाखिल हो रहे हैं, चंद घंटों बाद आप एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहकर सबको संदेश आप भेज रहे होंगे, गले आप लगा रहे होंगे इस उम्मीद में कि 25 से बेहतर 26 होगा। लेकिन क्या वाकई में जो हमने इस पूरे 25 में देखा है, क्या वाकई में हम ये कह सकते हैं कि आने वाला हमारा 26 जो है, यानी कि आने वाला साल हमारा बहुत ही बेहतरीन होगा? देखकर तो कम से कम ये नहीं लगता है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए ताकि चर्चा का आगाज किया जाए। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं जुड़ गए हैं, विवेक देशपांडे जी, जाना माना चेहरा हैं और बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। विवेक जी, आप भी शायद यही कहना चाहते होंगे कि 25 बहुत अच्छा हमने ये काम किया और 26 में हम देख रहे हैं कि एक बहुत सुनहरा कल हम देख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में हम ये कह पाएंगे? सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी जिस तरह की घृणा धर्म को बचाने के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है, बजरंग दल, वीएचपी और अलग अलग हिंदू रक्षा दल जैसे अलग अलग संगठन जो पैदा किए गए हैं, और ये कहने में भी गुरेज नहीं होना चाहिए कि आरएसएस ने बनाए हैं, क्योंकि हम इनका नाम लेते हैं और आरएसएस का नाम नहीं लेते हैं। ये कितना खतरनाक है अगर एक बाबा अपने आप को जो धर्म का रक्षक बता रहा है, यति नरसिंहानंद, वो कहे कि आईएसएस जैसे आप आत्मघाती दस्ते बनाइए, तलवारों से कुछ नहीं होगा। तो क्या ये आपस में भी कंपटीशन चल रहा है कि हिंदुत्ववादी संगठनों में कि कौन कितनी ज्यादा घृणा पैदा कर सकता है, कौन कितना ज्यादा इसमें आगे बढ़ सकता है? जी पुष्पा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। आपने पूरा विस्तार से बहुत सारी जो स्थिति है वो बता दी है। एक्चुअली ऐसा है कि जब नया साल आने पे है, मतलब कुछ घंटों में हम नए साल में प्रवेश करेंगे, तो जनरली ऐसा होता है कि नया साल का स्वागत करते हुए बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा वातावरण होता है, एक खुशी की लहर होती है कि नए साल में कुछ और अच्छी नई बातें देखने को मिलेगी, करने के लिए मिलेगी, कोई नए न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों से नया साल जो है हर बार एक नया डर लेकर हमारे सामने आ रहा है। मतलब हर साल उस डर का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता हुआ हमको दिखता है। और 2025 में जिस तरह की स्थिति हमने भारत के अंदर और भारत के बाहर भी देखी है, भारत के दृष्टि से भारत के बाहर की भी स्थिति ये इतनी भयावह है कि 2026 में इसका क्या होगा नतीजा, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े होते हैं। मतलब जिस तरह का वातावरण देश में बना है, नफरत और हिंसा, इसके अलावा हमको कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। आप देखिए पूरे साल भर में जिस तरह की बातें हमारे सामने आई है, तो केवल नफरत और हिंसा, इसके अलावा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इकोनॉमी के फ्रंट पर कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, पॉलिटिक्स में कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। पॉलिटिक्स पूरी तरह से वन साइडेड, एक पार्टी का डोमिनेशन, और पूरी तरह से सारे के सारे जो रिसोर्सेस है, फाइनेंशियल हो, मैन पावर हो, सारा का सारा पूरा एक पार्टी के साथ खड़ा हुआ हमको दिख रहा है, जिसके चलते ये सारी जो पॉलिटिकल हमारी एक सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी है, वो इतनी लॉपसाइडेड हो गई है कि वन पार्टी इज डोमिनेटिंग द एंटायर सिनेरियो। इस तरह की स्थिति बनी है और उसमें कहीं भी डेमोक्रेसी बची नहीं है, वन पार्टी सिस्टम की और हम आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह की स्थिति बनी है। तो आप देखिए बीजेपी को 2006 या 2007 की जहां तक मुझे याद है, उनका जो पार्टी के पास जो फंड थे वो कुछ 87 करोड़ थे। इसके बारे में विस्तृत
जानकारी कई जगह छपी है, 87 करोड़ से आज वो 10,000 करोड़ की पार्टी है। 10,000 करोड़ रुपए उनके पास है। पिछले बार जो मतलब इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को लीगल करार दिया गया, उसके बाद फिर वो जो अलग सिस्टम से पैसा आने लगा, ट्रस्ट के थ्रू आने लगा, इलेक्ट्रोल ट्रस्ट के थ्रू आने लगा, उसमें भी 82% पैसा जो है बीजेपी के पास है। तो इस तरह से फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस इतने हेवीली स्टैक्ड इन फेवर ऑफ बीजेपी, इतना बीजेपी के पक्ष में है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। और पूरा शासन, प्रशासन, सारी इंस्टीट्यूशंस और दुर्भाग्य से न्यायपालिका भी पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा कंड्यूसिव वातावरण कहीं पर भी नहीं है। हमने देखा कि कुलदीप सेंगर के प्रकरण में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिस तरीके से निर्णय दिया है कि ये सेंगर जो है वो चूंकि वो आमदार है, वो विधायक, और विधायक जो है वो कभी पब्लिक सर्वेंट नहीं होता, इस तरह का निर्णय दिया है केवल इसलिए कि उसकी 7 साल के बाद छुट्टी हो जाए जेल से और वो खुला घूमे फिर एक बार, और उस तरह की सारी करतूत करने के लिए वो फ्री हो जाए जिसके लिए उसको जेल में डाला गया था। इस तरह के निर्णय न्यायपालिका से आ रहे हैं। अब क्या कहना है, मतलब इससे आगे क्या क्या कहा जा सकता है, उसके बारे में हमारे जो सरकारी वकील है सीबीआई के तुषार मेहता, वो उस डिसीजन को चैलेंज तो करते हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि वो जो दोनों जजेस हैं जिन्होंने ये हाई कोर्ट का निर्णय जिनकी तरफ से आया, वो बहुत ही ब्रिलियंट जजेस है, दे आर जजेस ऑफ इंटीग्रिटी। इस तरह की बात आप चैलेंज भी कर रहे हैं कि उनका निर्णय गलत है, ये भी कह रहे हैं, और ऊपर से आप उनको ब्रिलियंट भी कह रहे हैं। मतलब क्या चल रहा है जुडिशियरी में, क्या चल रहा है? अब जुडिशियरी की आप देखिए, इसमें अरावली के केस पे किस तरह का निर्णय है, ये सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षित है। सुप्रीम कोर्ट इस देश का एक वॉचडॉग रहा है जहां तक एनवायरनमेंट की इश्यूज है। सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी नाम की एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी जो इस देश के पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन के तौर पे वो काम कर रही थी, उसको खत्म कर दिया। आज सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी है ही नहीं, पूरी तरह से सरकारी इसमें तब्दील कर दिया गया उसको। और अरावली में जिस तरह का पूरी 90% जो पर्वत श्रृंखला है उसको खत्म करने का जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय है, क्या कहेंगे? मतलब इस तरह का सुप्रीम कोर्ट हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। उसके बाद खुद ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके जब पब्लिक का प्रेशर बना तो खुद ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर वो अभी उसको दुरुस्त करने की कोशिश, स्टे कर दिया है, बदला तो नहीं अभी तक, स्टे तो कर दिया है कम से कम, चलिए ठीक है। तो इस तरह की, और बाकी तो सारे निर्णय, कोई एक निर्णय आप मुझे बताइए इलेक्ट्रोल बॉन्ड का निर्णय छोड़कर जो सरकार के विरोध में गया हो सुप्रीम कोर्ट से। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे सरकारी निर्णय बिल्कुल दुरुस्त है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पूरी तरह से दुरुस्त है। तो ये सारा न्यायपालिका हमारी एक अंतिम, मीडिया और न्यायपालिका, ये दो इंस्टीट्यूशंस ऐसी होती है जो सरकार पर नकेल कसती है। मीडिया तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, न्यायपालिका के से हमको थोड़ी बहुत उम्मीद थी, लेकिन वहां से भी कोई किसी भी तरह से कोई समस्या का निराकरण होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जिस तरह से 2025 में हमने देखा कि हिंसा मतलब पूरी तरह से विजिलेंटिज्म जिसको कहते हैं उसको अनलीश किया गया है। आपको इस एक बात की और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, आरएसएस के प्रमुख, ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं और ये आपके दर्शकों के लिए भी मैं कहूंगा कि आरएसएस के प्रमुख उनके विजयादशमी के भाषण में कई बार ये बात बोल चुके हैं कि सरकार की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती है जिसका निर्वहन सरकार तो करती है, लेकिन सारे काम सरकार नहीं कर सकती। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो समाज को करने पड़ते हैं। यहां तक वो बात अपनी खत्म करते हैं, उसके आगे वो उस बात को इलेबोरेट नहीं करती। कौन से काम हैं जो समाज को करने हैं और कौन से ऐसे काम है जो समाज को नहीं करने हैं। मुझे लगता है समाज को कौन से करने हैं, इससे ज्यादा ये डिफाइन करना जरूरी है कि समाज को कौन से काम नहीं करने हैं। और जब इस तरह के काम इन्हीं के बनाए हुए संगठन करते हैं, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, और चाहे सकल हिंदू समाज, और कई तरह के नए नए संगठन जो पैदा होते हैं, तो एक हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर की तरह ये जो हिंदुत्व का जगरनॉट इस देश पर कब्जा किया हुआ है और इस देश में हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, तो क्या संघ के प्रमुख की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि समाज को कौन सा काम है ये नहीं करना चाहिए? इस कुलदीप सेंगर के प्रकरण में क्या संघ की जिम्मेदारी नहीं है? सांस्कृतिक संगठन कहलाते हैं। आप कहते हैं कि हमारा राजनीतिक संबंध नहीं, लेकिन जिस तरह से एक
विधायक एक नाबालिग लड़की पर गैंगरेप होता है, उसमें वो कन्विक्ट होता है, और उस लड़की के साथ जिस तरह की ज्यादती होती है, हिंदी फिल्मों में जिस तरह की हिंसा दिखाती है, उसको भी उससे भी ज्यादा शर्मनाक तरीके से उस लड़की के साथ व्यवहार हुआ। उसकी 2 बुआएं जो उनको एक्सीडेंट में वो मर गई, उनका उसकी वकील मर गई, और फिर इस लड़की को भी 6 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। उसके पिताजी की पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो गई, उसको मारा पीटा गया। ये जो घटना है, इससे पहले हमारी जो महिला कुश्ती पटु थी, जिनको अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ओलंपिक मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल जिनको मिला, उन्होंने जब किसी एक इनके एमपी के खिलाफ लैंगिक अत्याचार का आरोप लगाया, तो उसको बचाने की उन्होंने कोशिश की, और उन लड़कियों को दिल्ली के सड़कों पर घसीटा गया पुलिस द्वारा। ऐसा कहीं दुनिया के देश में कभी हुआ है? और ये जो सांस्कृतिक संगठन अपने आप को कहलाते हैं, इनको जरा भी फिक्र नहीं है। ये तो हिंदू लड़कियां है, चलिए ठीक है, अगर मुस्लिम लड़की है तो आपको फिक्र नहीं है, होनी तो आपको सबकी चाहिए, लेकिन आप अगर हिंदू लड़कियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में भी आप चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग जो है वो कर रहे हैं। अंकिता भंडारी केस में क्या हुआ? राम रहीम कौन है? बलात्कारियों के साथ आप दिख रहे हैं, बलात्कारियों के खिलाफ आप कुछ नहीं कह रहे, और आप अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री इस देश के। कुलदीप सेंगर के प्रकरण में क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कुछ बोलना? लेकिन आप देखिए, अरावली हो या कुलदीप सेंगर हो, पहली बार हमने देखा है, मतलब जो किसानों का आंदोलन हुआ था, किसानों के आंदोलन के बाद पहली बार हमने देखा है कि स्वयं प्रेरणा से लोग सड़क पर आए हैं। कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो है जिसका समाज में नाम है ऑलरेडी लोग पहचानते हैं, इस तरह के कोई लोग इन एजिटेशंस को लीड नहीं कर रहे हैं, लोग अपने आप सड़कों पर आ रहे हैं। तो ये जो एक बहुत धुंधला सा आशा का किरण मुझे लग रहा है कि लोग शायद, एक समाज का तो तबका है जो ये सोच रहा है कि इनफ इज इनफ, ये नहीं हम बिल्कुल होने देंगे कुलदीप सेंगर के प्रकरण में। लेकिन ये तो इतने बेशर्म है। क्या ये विवेक जी जो आप बातें कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, उस रेप पीड़िता की बात हो, हालांकि टाइम लगा, 2-3 दिन 4 दिन हमने देखे कि वो अकेले ही, वो समाज सेविका और उनकी माँ और वो अकेले ही चल रहे थे, और फिर उसके बाद एक थोड़ा सा मोमेंटम क्रिएट हुआ और लोग वहां पर इकट्ठा हुए। अरावली की बात करें तो हमने देखा कि जैनजी राजस्थान में कम से कम कह सकते हैं कि बाहर निकले और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बड़ा हम आंदोलन करेंगे जिसमें लाखों लोग भी शामिल हो सकते हैं। ये हम दोनों चीजें देख रहे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जिससे देश का पूरा ताना बाना बिखर रहा है, जो तार तार हो रहा है। अभी मैं एक और वीडियो देख रही थी विवेक जी, देखिए क्रिश्चियंस की हमने बात कर ली, हमने बात की कि कैसे जो नॉर्थ ईस्ट का जो बच्चा था जिसके फादर आर्मी में थे उसको कैसे मार दिया गया। अब एक और मैं वीडियो देख रही थी कि बुद्ध समाज के जो लोग हैं वो कोई अपनी प्रार्थना कर रहे थे और उसको वहां पर रोका गया और कहा गया कि ब्राह्मण ये बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर उनके देवी देवताओं के इसका अपमान किया जाएगा। पता नहीं कौन सा अपमान हुआ होगा। यानी कि हर समाज से जुड़े हर माइनॉरिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, वो चाहे नस्ल के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो। और सबसे ज्यादा जाहिर सी बात है, एक परमानेंट दुश्मन आपने मुसलमान क्रिएट किया हुआ है, जिसके आगे सारा पूरा आप नफरत का सब ये क्रिएट करते हैं। इसको लेकर कब लोग जागेंगे? जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सोसाइटीज में जो नफरत के मैसेजेस जाते हैं और बड़े पैमाने पर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो बीजेपी को वोट करता है, ये जानते हुए, ये सब कुछ देखते हुए, वो कब जागेगा? 12 साल से तो नहीं हो रहा है। क्या इसमें कोई आप बदलाव देखिए? क्या इसमें भी अब इनफ इज इनफ हो रहा है कि तलवारें फड़ से बांटे जा रहे हैं? आईसिस जैसा आप आत्मघाती दस्ता बनाने की आप बात कर रहे हैं। मिश्रा जी, ये बहुत ही अहम सवाल है। ये कब होगा? मतलब कब इस देश के लोग ये समझेंगे कि उनको एक ऐसे रास्ते पर ले जाया जा रहा है जहां से वापसी नहीं है, जहां आपको गर्त में ही जाना है, आपको खत्म ही होना है। देश के नाते, एक देश के नाते हमने जो सपने सजोए थे वो सारे उसमें खत्म होने वाले हैं। इस रास्ते पर ये लोग हमको लेके जा रहे हैं, ये लोग कब समझेगा? ये बहुत अहम सवाल है और इसका एक जवाब है। और इस बात को भी मैं हमेशा कहता हूं कि ये
समझना बहुत जरूरी है कि संघ परिवार जो इन सारी क्रियाकलापों को अंजाम दे रहा है उसका असली उद्देश्य क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने मतलब दिखावे के लिए तो ये करते हैं कि एंटी माइनॉरिटी एक उन्होंने पोजीशन ले ली है कि ये हमारे दुश्मन है, मुस्लिम हमारे दुश्मन है, क्रिश्चियन हमारे दुश्मन है। वो उतने शब्दों में कहते नहीं है, लेकिन जो करते हैं उस पर से तो स्पष्ट है कि ये इनको दुश्मन मानते हैं मुसलमानों को। लेकिन ये समझना जरूरी है और समाज को पर्टिकुलरली जो नॉन अपर कास्ट है उनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये मनुवादी प्रोजेक्ट है। बेसिक फंडामेंटली ये मूलतः ये मनुवादी प्रोजेक्ट है। और मनुवादी प्रोजेक्ट में क्या होता है? मनुवादी प्रोजेक्ट ये है कि जो परंपरागत जो हिंदू समाज की संरचना है जो मनु ने बताई है उस व्यवस्था को फिर एक बार हिंदू समाज पर लादना है, जिसमें हायरार्की होगी, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर होगा, उसके बाद होगा क्षत्रिय, फिर होगा वैश्य और फिर होगा शूद्र और अति शूद्र वगैरह, वो तो उनके लिए तो कोई जगह ही नहीं। तो ये इस व्यवस्था को एक नए अंदाज में एक बहुत ही कैमोफ्लेज तरीके से ये ला रहे हैं। इसके कई प्रमाण आपको मिलेंगे। इस देश में अंबेडकर का पुतला उज्जैन के कोर्ट में लगाने को विरोध हुआ और विरोध करने वाले ज्यादातर ब्राह्मण थे, हिंदुत्ववादी ब्राह्मण थे। सारे ब्राह्मण वैसे नहीं होते लेकिन हिंदुत्ववादी ब्राह्मण थे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब ये अंबेडकर का नाम आए दिन लेते हैं बीजेपी वाले, झूठ है। वो अंबेडकर से नफरत करते हैं, आप अंदर से नफरत करते हैं। इनके पुराने जो कुछ भी इन्होंने इनके जो फोर फादर्स हैं उन्होंने जो कुछ भी अंबेडकर के बारे में बोला है, लिखा है, जिस तरह से उनकी निंदा की है, बिल्कुल इनके मन में अंबेडकर के बारे में कोई प्रेम नहीं। बहुत ही एक पॉलिटिकल टूल की तरह वो अंबेडकर को इस्तेमाल करते हैं। जितना वो गांधी को हेट करते हैं अंदर से, उतना ही अंबेडकर को भी हेट करते हैं। आप आम स्वयंसेवक से बात कीजिए, वो दलित और मुस्लिम दोनों से एक जैसा नफरत करता है। तो ये जो व्यवस्था है, मनु का पुतला राजस्थान के हाईकोर्ट में बनाया जाता है, लेकिन अंबेडकर का पुतला इस देश में बनाने के लिए विरोध हो रहा है और जो विरोध करने वाले हैं वो खुले घूमते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मनुस्मृति की किताब जो है उसको करिकुलम में इंक्लूड करने की कोशिश चल रही है। जिस तरह से लेटरल एंट्री से सारे के सारे अपर कास्ट गवर्नमेंट के एजुकेशनल और सारे इंस्टीट्यूशंस में घुसाए जा रहे हैं, वो क्या है? तो ये बहुत ही कैमोफ्लेज तरीके से, बहुत ही सेरेप्टिशियस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, छुपे रास्ते से अपर कास्ट को फिर एक बार, वैसे भी अपर कास्ट ही थे, मतलब 80%, 60-70% जगहों पर तो अपर कास्ट ही बैठे थे, लेकिन उनको पूरी तरह से अपर कास्ट का कंट्रोल इस देश की सारी इंस्टीट्यूशंस पे हो जाए, इस तरह के क्रियाकलाप ये लोग पिछले 11 साल से कर रहे हैं। कोई कहेगा कि मोदी तो ओबीसी है, लेकिन वो तो काम तो ब्राह्मणवादी ताकतों का ही कर रहे हैं, तो वो ओबीसी से पैदाइशी ओबीसी होने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये अगर वो ब्राह्मणवाद का प्रकल्प चला रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट अगर इस देश में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो कहां के ओबीसी है? प्रश्न ये है कि ये सब क्यों हो रहा है? ये मुसलमानों के प्रति या फिर माइनॉरिटीज के प्रति जो विद्वेष है वो एक माध्यम है, ये समझने की जरूरत है। वो अंत नहीं है, वो एंड नहीं है, वो मीन्स है। एंड है मनुवादी व्यवस्था को फिर एक बार इस देश पर लादना है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणवादी ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण एक जैसे हैं। जो हमारे यहाँ कम्युनिस्ट मूवमेंट में ब्राह्मण रहे, हमारे यहाँ नक्सलवादी मूवमेंट में ब्राह्मण रहे, हमारे देश में समाजवादी मूवमेंट में ब्राह्मण रहे हैं, हर तरह की मूवमेंट में, एनवायरमेंटल मूवमेंट में ब्राह्मण रहे। तो ब्राह्मण्स ने लीड किया है, कई सारी इनके खिलाफ की मूवमेंट ब्राह्मण्स ने लीड की, लेकिन वो माइनॉरिटी में रहे। ज्यादातर इनके सपोर्टर्स जो ब्राह्मण्स होते हैं, वो अपर कास्ट जो ब्राह्मण्स होते हैं, वो संघ के साथ रहते हैं। तो ये एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को फिर एक बार इस देश पर लादना चाहते हैं। तो फिर क्या किया जाए? उसके लिए मैंने इसके बारे में एक विस्तृत लेख भी लिखा था फेडरल में, जिसमें मैंने ये कहा था कि 2025 में आरएसएस की स्थापना ही इस कारण से हुई थी कि उस समय जो देश में जो पिछड़ी जाति के लोगों की एक अवेयरनेस लेवल बढ़ गया था और उनका स्ट्रगल हिंदू समाज के अंदर अपने अधिकारों के लिए उनका जो एक स्ट्रगल शुरू हो गया था, उससे
हिंदू समाज के जो अपर कास्ट है वो हिल गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनका जो परंपरागत अधिकार है वो उनसे छीना जा रहा है, और इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट न करते हुए अपनी सारी ऊर्जा इस बात की ओर लगा दी कि उनकी जो स्थिति है हिंदू समाज में सबसे ऊपर, उसको बचाया जाए। और फिर उसके लिए बाकी सारा जो हिंदू समाज है उसको बरगलाया उन्होंने, उसको बहकाने का प्रोजेक्ट शुरू किया कि हम आपस में न झगड़े, हमारा असली दुश्मन तो मुस्लिम है, हमारा असली दुश्मन तो क्रिश्चियन है। इस तरह का एक ऑफ कोर्स पैथोलॉजिकल डिसलाइक फॉर माइनॉरिटीज उनके मन में पहले से था ही, लेकिन उसको उन्होंने माध्यम बनाया उस व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए जिस व्यवस्था को वो अपने हाथ से निकलते हुए देख रहे थे। जिस तरह का सामाजिक संघर्ष उस समय पिछड़े जातियों में बढ़ पल रहा था अपर कास्ट के खिलाफ, तो उसको एक अलग दिशा देने के लिए, उसको बहकाने के लिए उन्होंने ये एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसको हिंदुत्व वो कहने लगे। और उससे बाकी जातियों के लोग जो है वो अपनी लड़ाई, हिंदू समाज के अंदर की अपनी लड़ाई वो भूल जाए और वो एक ऐसे लड़ाई में उलझ जाए जिस लड़ाई का कोई अर्थ नहीं है, जिस लड़ाई का कोई प्रयोजन नहीं है बेसिकली, लेकिन उसी में उनको लगाया गया और वही आज तक चलते आ रहा है। जिस वक्त हिंदू समाज के उन सारे तबकों को ये समझ में आ जाए बात कि ये हमारे हित के लिए नहीं हो रहा है, ये एक विशिष्ट हिंदू समाज के एक विशिष्ट तबके के हित के लिए ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है हिंदुत्व का, ये जिस समय उनके समझ में आ जाएगा उस समय मुझे लगता है कि हिंदुत्व के लिए कोई जगह इस देश में नहीं रहेगी। लेकिन उसको फिर लाया कैसे जाए, उस समझ को लोगों के अंदर विकसित कैसा किया जाए। तो देखिए, आप कास्ट सेंसस को ये लोग क्यों डरते हैं? कास्ट सेंसस से इसीलिए डरते हैं कि जब कास्ट की रियलिटी सामने आ जाएगी तो कास्ट के लोअर कास्ट के तथाकथित लोअर कास्ट के पिछले कास्ट के जो लोग हैं इंक्लूडिंग ओबीसीज, जब उनको ये पता चलेगा कि उनकी स्थिति बहुत बुरी है तो वो सारे के सारे अपने हक की लड़ाई में फिर एक बार इकट्ठा हो जाएंगे। ये डर है इन लोगों का, इसलिए ये कास्ट सेंसस को विरोध करते हैं। इसलिए किसी भी तरह से हिंदू समाज के अंदर का जो संघर्ष है वो संघर्ष कभी न छिड़े, उसको दबाने के लिए फिर ये एक अलग संघर्ष उनके सामने खड़ा करते हैं जो माइनॉरिटीज के खिलाफ का है, और वो अपने खुद के संघर्ष को उनको भूल जाए। ये पूरा प्रोजेक्ट पिछले 100 साल से चल रहा है, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता। जिस दिन इस देश के मेजॉरिटी हिंदूज को ये पता चलेगा कि ये लोग हमारे हित के लिए काम करने वाले लोग नहीं हैं, उस समय इनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और वो दिन आएगा। उसके लिए एक अवेयरनेस ड्राइव करना बहुत जरूरी है। आप देखिए, एक उदाहरण देता हूं कि किस तरह से हिंदू विरोधी है। बंबई में आज ही इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, बंबई में 99% डेवलपमेंट फंड्स ये केवल बीजेपी के एमपीज, एमएलएस और कॉर्पोरेटर्स को दिया गया। 99%। अब बंबई में कम से कम 50% तो ऐसे हिंदू हैं जो इनको वोट नहीं करते, मिनिमम 50%, ज्यादा ही है। 30% लोग इनको वोट करते हैं, 70% इनके खिलाफ करते हैं। तो आप देखिए, जहां से इनका कॉर्पोरेट नहीं चुन के आए, जहां से इनका एमएलए चुनकर नहीं है, जहां से इनका एमपी चुनकर नहीं है, वहां के लोग, वहां तो हिंदू ही है ना, वहां तो हिंदू ही रहते हैं। तो उन हिंदुओं को आपने डेवलपमेंट फंड से वंचित रखा इसलिए कि वो आपको वोट नहीं कर रहे। तो ये हिंदू के हितैषी है, ये भी एक ये कैसे हिंदू विरोधी है फंडामेंटली, ये भी बताना, ऐसे उदाहरण देकर लोगों को समझाने की जरूरत है कि उन वार्ड्स में रहने वाले, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहने वाले जो हिंदू है, जिनके लिए कोई डेवलपमेंट फंड नहीं दिया गया, वो भी तो हिंदू है। फिर उनके साथ इस तरह की बेईमानी और इस तरह का विद्वेष क्यों? इसीलिए कि उनको वोट नहीं करते। तो ये लोग असलियत में केवल सत्ता के लिए और ब्राह्मणवाद को इस देश पर फिर एक बार लादने के लिए पिछले 100 साल से काम कर रहे हैं। और ये सच्चाई जब इस देश के बहुसंख्य हिंदुओं को पता चलेगी, ज्यादातर ओबीसीज को जब पता चलेगी, तब ये इनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जी, हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो दिन जल्दी आए, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं वो ना सिर्फ समाज में
जो नफरत फैल रही है, ना सिर्फ नफरत फैल रही है बल्कि लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। किस तरह से, चाहे हम राइट्स जब होते हैं तब हम देखते हैं, या खाने की पसंद के नाम पर लिंच किया जाता है, किसी को नस्ल के नाम पर, किसी को किसी और चीज के नाम पर। और अब तो ये हो गया है कि दो बालिग लोग अगर होटल में है तो वहां पर भी बजरंग दल के लोग घुसकर और वहां पर किस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि उस लड़की को उन्होंने कपड़े तक नहीं पहनने दिए, और फिर उसके बाद उसको ऐसे ही सिर्फ अपने इनर गारमेंट्स में थी और उसको बाहर आना पड़ा। हालत ये हो गई, यानी कि वो आपके बेडरूम्स तक में घुस रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब ये मामला मुसलमानों से भी कहीं आगे बढ़ गया है और अब ये कंट्रोल से बाहर होते हुए जा रहे हैं। क्या ये भी आपको लग रहा है कि शताब्दी वर्ष है ये आरएसएस का? क्या आपको ये लग रहा है ये हिंदुत्ववादी संगठनों को एक अलग तरह की छूट दी गई है इस शताब्दी वर्ष में? क्या हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिसकी बात लगातार की जा रही है, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लेकर तमाम तरह के लोग कर रहे हैं, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसको लेकर डिबेट्स हो रही हैं, उसको लेकर बिठाकर बाकायदा तौर पर गोदी मीडिया जो है वो बिठा के कहते हैं कि आपका हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, उसमें मुसलमानों की जगह कैसे होगी, और उस पर किसी तरह का कोई नोटिस नहीं लिया जाता है। ना कोर्ट्स कोई नोटिस ले रही हैं, ना कोई और, क्योंकि ये देश तो अभी सेकुलर देश है, संविधान से चलता है। ये लोकतंत्र और संविधान को जो तार तार किया जा रहा है, इस पर आपको नहीं लगता कि पार्टीज तो एक अलग बात है, उनका अपना सत्ता हासिल करने का एक अपना मोटिव है, वो सब वो विचारों की लड़ाई लड़ रही है, वो तमाम बातें ठीक है, लेकिन कोर्ट्स तो है ना जिनको ये देखना चाहिए कि अभी भी ये देश संविधान से चलता है। ये सब कैसे किया जा रहा है खुले तौर पर? हिंदू राष्ट्र सबकी बात किस तरह से आप कर सकते हैं? और जब आप विदेशों में जाते हैं तो आप गांधी के देश की बात करते हैं, आप कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ये कितना ढकोसला है, ये लोगों के समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उनको तो ये लग रहा है कि आपको लग रहा है विवेक जी एक सिस्टम तैयार कर लिया है उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को अपने कब्जे में करके, जिससे वो इलेक्शन दर इलेक्शन जीत रहे हैं और अपना ये एजेंडा भी चला रहे हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, जब जब सत्ता के मद में चूर हो जाते हैं लोग, तो इस तरह के मुगालते में खुद ही चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि वो कब गलत रास्ते पर चले गए हैं। उस रास्ते पर ये चल पड़े हैं जहां पर हो सकता है कि आगे जाके इनको उसकी जो शिक्षा है वो इस तरह से मिलेगी, उसका पनिशमेंट इस तरह से मिलेगी कि वो फिर कभी सर उठाकर वापस नहीं आ पाएंगे। इस तरह के रास्ते पर ये अपने आप को, मतलब इतना एरोगेंस है पावर का। आप देखिए कि मतलब क्या क्या चल रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जब संघ प्रमुख ये कहते हैं कि सारा कुछ सरकार नहीं कर सकती, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो समाज को करने पड़ते हैं, लेकिन वो कभी उसको एलेबोरेट नहीं करते। तो ये सारा जो है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सकल हिंदू समाज, ये सारे जो इस तरह के जो फ्रंट्स उन्होंने खोल रखे हैं, ये सारे वो काम है जो सरकार नहीं कर सकती, वो काम है ये। तो ये सरकार नहीं कर सकती, इसलिए समाज को करने हैं। तो ये सारे डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। और संघ जो है, आरएसएस जो है, वो हमेशा ही अच्छी अच्छी बातें कहते रहेगा। वो ये कहेगा कि वो हर व्यक्ति जो इस देश को अपना देश मानता हो, इस संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता हो, उस हर एक व्यक्ति को हम हिंदू ही समझते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुसरण करते हो, चाहे वो इस्लामी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, लेकिन अगर वो इस देश की संस्कृति को अपना मानते हैं तो हम उसको हिंदू ही समझते हैं। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं असलियत। और संघ जो है वो इसमें से अलग रहता है। मतलब बजरंग दल वगैरह स्वायत्त है, वो तो ऑटोनॉमस है, हम उनको कुछ नहीं बताते। और वो विश्व हिंदू परिषद, हम उनको कुछ नहीं बताते, वो अपना काम खुद करते हैं। हमारा उसमें कोई निर्देश नहीं होता है उनको कि आपको ये करना है। इस तरह की बातें करते हैं। फिर आपका सारे संगठनों का जब एक प्रतिनिधि सभा का मीटिंग होता है तो उसमें आप उनको क्यों नहीं बताते कि आप जो कर रहे हो गलत है? आप उनको कभी इसलिए नहीं बताते क्योंकि आप जो चाहते हैं वही वो कर रहे हैं, आपके निर्देश पर ही कर रहे हैं, इसलिए तो आप उनको कभी कंडेम नहीं करते। भाई कुलदीप सेंगर के केस में आपका दायित्व बनता है, अगर आप सांस्कृतिक संगठन है तो आपको मोदी सरकार को बताना चाहिए कि इस नालायक को आप बिल्कुल मत बचाइए, क्योंकि उसमें विक्टिम भी हिंदू लड़की है। आपके लिए तो कम से कम उस कारण है। मुस्लिम लड़की हो तो चलो ठीक है, आप अनदेखा कर सकते उसको अनदेखा कर सकते हो, लेकिन हिंदू लड़की है, वो जो हमारी ओलंपिक मेडल विनर लड़की है वो हिंदू लड़कियां है, उनके साथ में भी जाती हुई है। राम रहीम किसके साथ में जाति कर रहा था?
जिसको आप बार बार इलेक्शन जब आते हैं तो आप उसको पैरोल पर छुड़वाते हैं। तो ऐसे तो कई केसेस है। कठुआ के केस में क्या हुआ? आपको कठुआ के बीच में केस में रोकना चाहूंगी क्योंकि मैं कार्यक्रम को मैं समाप्त करना लास्ट कमेंट के साथ आपकी, क्योंकि हमने विदेश नीति की यहाँ पर बात की और उसका जिक्र करना जरूरी है। आपका एक कमेंट कि अब अगर अमेरिका की बात चीन भी ये बात करने लगे तो एक तरफ जो देश में हो रहा है उसका तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो सुरक्षा जो खिलवाड़ किया जा और विश्व गुरु की जो बनाई जा रही है, क्या ये इससे पूरी तरीके से नहीं होती? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, किससे हमारे रिश्ते बेहतर? और एक तरह की जो एंटी इंडिया फीलिंग जो डेवलप हो रही है वो कितना क्या हमारे देश के लिए? नहीं, पूरी तरह से फेल्यूर। एक्सटर्नल फ्रंट पर जो फेल्यूर है वो तो इतना स्टार्क है, वो सबको दिखाई दे रहा है। आपने सही कहा, कौन है आपका दोस्त? मोहन भागवत ये कहे, पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने ये कहा था कि जब मोदी जी बोलते हैं तो सारा विश्व सुनता है। उसके 10-15 दिन पहले उन्होंने ये भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने हमको पता चल गया है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। अरे भाई, मोदी जी जब कहते हैं तो सारा विश्व अगर सुनता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे साथ कोई ना हो। जब आप ये कह रहे हैं कि कौन हमारे साथ नहीं है ये भी पता चल गया है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो आपके मोदी जी की बात नहीं सुन रहे, और वो कोई छोटे मोटे देश नहीं है, वो सारे बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं जो आपकी बात नहीं सुन रहे। क्या ट्रंप आपकी बात सुन रहा है? क्या चाइना आपकी बात सुन रहा है? क्या पुतिन आपकी बात सुन रहा है? अगर व्हेन पुश कम्स टू शोज, पुतिन चाइना के साथ खड़ा हो जाएगा, आपके साथ नहीं आएगा, ये बात स्पष्ट है। तो आपके साथ कौन है? पूरे आपके नेबर्स जितने भी है, आप चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, किसके साथ आपकी दोस्ती है? आप बताइए। आज दुनिया में पिछले 11 साल में मोदी जी ने 4 देश है जिनके साथ में बहुत अच्छे संबंध विकसित किए हैं इस देश के, जो पहले नहीं थे। आप बताइए 4 देश बताइए कोई। कनाडा के साथ आपने किस तरह का, क्या जरूरत है? खालिस्तान का कौन सा, खालिस्तान का मूवमेंट बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था कि आपने वो जो कुछ भी वहां पर किया है, जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं, जिसके चलते आपने कनाडा के साथ संबंध तोड़ दिए थे, लगभग तोड़ दिए थे, अब फिर से एक बार रीएस्टेब्लिश हो गई बात है। सारी दुनिया के देशों में हिंदू समाज के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ जिस तरह का वातावरण बना है, वो आपके ही सत्ता में आने के बाद क्यों बना है? कि कितना हिंदू समाज के प्रति कितना विद्वेष पूरे समाज, पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसकी घटना है, उसके सारे वीडियोस हम देख रहे हैं, आए दिन होता है। टारगेट किया जा रहा है भारतीयों को। क्यों किया जा रहा है? अगर आपकी इतनी इमेज है दुनिया भर में, तो हिंदू समाज के प्रति और भारतीयों के प्रति एक सम्मान का वातावरण बनना चाहिए। लेकिन क्यों विद्वेष का वातावरण बन रहा है? इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? और ये प्रधानमंत्री ऐसे एक है, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा रोविंग प्राइम मिनिस्टर ये है। मतलब ये हर महीने में 2-3 देशों में जाते हैं। इतना दुनिया घूमने के बाद भी, इतना डिप्लोमेसी करने के बाद भी, और इतना लोगों से गले मिलने के बाद भी, अगर आपकी मिल्कियत शून्य है, विश्व के राजनीति में आपको कोई अहमियत नहीं है, तो फिर आपने 11 साल में इतना पैसा देश का बर्बाद क्यों किया? ये एक सवाल है। तो ये सारे सवालों के घेरे में सरकार है। न बाहर देश में, न विश्व में, न देश के अंदर कोई ऐसा अचीवमेंट है जिससे एक भारतीय होने के नाते आपका सर ऊंचा हो जाए। आप बताइए एक कोई भी बात कि आज मुझे भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है। जब मैं अरावली का प्रकरण देखता हूं, जब मैं सेंगर वाला प्रकरण देखता हूं, तो मेरी गर्दन शर्म से झुकी जाती है, और मुझे लगता है ज्यादातर भारतीयों की भी गर्दन इससे शर्म से झुकी हुई होगी आज की स्थिति में। बिल्कुल विवेक जी, आप सही कह रहे हैं कि एक देश का नागरिक होने के नाते जिस देश में हमने जितनी भी हमारी उम्र है, हमने वो उम्र हमने गुजारी, यहाँ से पढ़ाई लिखाई की, अपना करियर बनाया, सब कुछ किया, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा देश है, हम उसको पूरे 100% हम उसको हर किसी के सामने डिफेंड करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं, जो आप बता रहे वैसा नहीं है हमारा देश, लेकिन खामोश हो जाते हैं, क्योंकि जब वो सच कह रहे होते हैं तो हमें उसको सर झुकाकर उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। यहां आकर हम खड़े हो गए हैं, जाहिर सी बात है हम सबका सर जो है वो शर्म से झुकता है। उम्मीद तो यही करेंगे कि आने वाला साल बेहतर हो। इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करूंगी।
कि शायद कुछ अकल आए और हो सकता है कुछ ऐसा हमें देखने के लिए मिले तो 2026 में हम ये देखें कि हम वाकई में अपने उस देश को उसी गर्व के साथ डिफेंड कर सके जैसा हम करते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।